हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं कि राष्ट्रीय शक्ति की जो प्रकृति है वो बदलती रहती है। ठीक है, इसमें युद्ध एवं अन्य साधन की क्या भूमिका है। राष्ट्रीय शक्ति की बदलती प्रकृति, युद्ध एवं अन्य साधन, चेंजिंग नेचर ऑफ नेशनल पावर, वॉर एंड अदर मेथड्स। युद्ध क्या है, इसकी परिभाषा, इसका अर्थ, युद्ध के कारण क्या होते हैं और युद्ध की क्या विशेषताएं होती है, बेसिकली आप इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। डिफाइन वॉर, डिस्कस इट्स कॉजेस। युद्ध का अर्थ, परिभाषाएं तथा कारण। वॉर मीनिंग, डेफिनेशंस एंड कॉजेस। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी भी देश के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति के लिए युद्ध अंतिम उपाय माना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति जो होता है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, इसमें किसी भी देश के नेशनल इंटरेस्ट को पूरा करने के लिए, उसके राष्ट्रीय हित को पूरा करने के लिए युद्ध जो है वो आखिरी उपाय माना जाता है। जब दो देशों के मध्य राजनीतिक समस्याओं का समाधान राजनीतिक वार्ता तथा अन्य शांतिपूर्ण साधनों से पॉसिबल नहीं हो पाता है, संभव नहीं हो पाता है, तब युद्ध के मार्ग का अवलंबन किया जाता है। ठीक है, यानी शांतिपूर्ण तरीके से यदि किसी समस्या का समाधान ना हो पाए दो देशों के बीच, तो क्या होता है, फिर जो है युद्ध का मार्ग अपनाया जाता है। युद्ध का अर्थ, मीनिंग ऑफ वॉर। युद्ध एक सशस्त्र संघर्ष है जो सैनिक शक्तियों द्वारा दो स्वतंत्र राष्ट्रों के बीच अपनी अपनी नीतियों को अंतर्राष्ट्रीय जगत में सर्वोच्च स्थान देने, मान सम्मान बढ़ाने, साम्राज्य विस्तार करने या राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि करने के उद्देश्य से किया जाता है। युद्ध का शाब्दिक अर्थ सशस्त्र संघर्ष है। युद्ध की परिभाषाएं, डेफिनेशंस ऑफ वॉर। युद्ध की प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार है। प्रोफेसर मेलिनोवस्की के अनुसार युद्ध दो स्वतंत्र राजनीतिक इकाइयों के मध्य का सशस्त्र संघर्ष है। यह संघर्ष राष्ट्रीय अथवा जातीय नीतियों को प्राप्त करने के लिए संगठित सैनिक शक्तियों द्वारा किया जाता है। हॉफमैन निकर्सन के अनुसार युद्ध दो मानव समूहों के मध्य किए जाने वाले व्यवस्थित बल का प्रयोग है जो कि विरोधी नीतियों को प्राप्त करने के लिए संगठित सैनिक शक्तियों द्वारा किया जाता है। अंग्रेजी शब्दकोश, इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार युद्ध सशस्त्र शक्ति द्वारा शत्रुतापूर्ण व्यवहार है जो राष्ट्रों, राज्यों या शासकों के मध्य में होता है या एक ही देश के दलों के मध्य में होता है। वह विदेशी शक्तियों के विरुद्ध या एक ही देश के विरोधी दलों के विरुद्ध सैनिक शक्ति का प्रयोग है। लीडल हार्ट के अनुसार युद्ध हिंसापूर्ण राजनीति है। लीडल हार्ट मानते हैं कि युद्ध जो है हिंसापूर्ण राजनीति है। कार्ल वॉन क्लाज़विट्ज़ के अनुसार युद्ध राजनीतिक व्यवहार का आवश्यक भाग होने के कारण स्वयं में कोई स्वतंत्र नहीं है। युद्ध राजनीतिक व्यवहार के अन्य साधनों के साथ ही एक साधन है। युद्ध के कारण, युद्ध क्या होता है आपने जान लिया। अब जानेंगे कि युद्ध के क्या कारण होते हैं। युद्ध के कई कारण हो सकते हैं। इनमें सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, सांस्कृतिक कारण या फिर मनोवैज्ञानिक कारण हो सकते हैं। कॉजेस ऑफ वॉर। शिकागो विश्वविद्यालय की सामाजिक विज्ञान अनुसंधान समिति की रिपोर्ट के अनुसार मानव इतिहास में अब तक हुए विभिन्न युद्धों के 200 कारण हैं, जैसे राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक। टर्नर ने युद्ध के 41 प्रकार के कारण बताए हैं। प्रोफेसर चार्ल्स हॉजेस ने अंतर्राष्ट्रीय युद्ध के 21 कारणों को 4 प्रमुख वर्गों में विभक्त किया है: सामाजिक, राजनीतिक, सामरिक तथा आर्थिक। युद्ध के प्रमुख कारण इस प्रकार है। सामाजिक कारण, सोशल कॉजेस। युद्ध के सामाजिक कारण इस प्रकार है। जातीय पक्ष, कभी कभी एक राष्ट्र अपने जातीय पक्ष को प्रबल करने के लिए युद्ध का आश्रय लेता है। विश्व में गोरे तथा काले का भेदभाव लेकर अनेक बार युद्ध हुए हैं। संस्कृति का विस्तार, एक संस्कृति अपना विस्तार करने के लिए कुछ राष्ट्रों को युद्ध की प्रेरणा दे सकती है। सामाजिक हितों की पूर्ति के लिए भी युद्ध होता है। कुछ राज्य अपने सामाजिक हितों को पूरा करने के लिए भी अन्य राष्ट्रों पर आक्रमण करते हैं। जनसंख्या की समस्या का समाधान, कभी कभी जनसंख्या की वृद्धि होने के कारण उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने के लिए एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र की भूमि का अपहरण करने की नीति का आश्रय लेता है। सामाजिक कुरीतियों का दमन, प्रत्येक राष्ट्र में कुछ न कुछ सामाजिक कुरीतियाँ
भी होती है, यानी हर एक राष्ट्र में कुछ ना कुछ बुराइयां होती हैं। उन कुरीतियों या बुराइयों का दमन करने के लिए, उसे खत्म करने के लिए कभी कभी राष्ट्रों को गृह युद्ध की नीति अपनानी पड़ती है। युद्ध के राजनीतिक कारण क्या होते हैं? शासन प्रणालियों की विभिन्नता। राष्ट्रों में शासन प्रणालियों की विभिन्नता के कारण युद्ध की संभावना बढ़ जाती है। एक देश में तानाशाही शासन तथा दूसरे में प्रजातंत्र शासन प्रणाली हो तो दोनों देशों के मध्य तनाव होना अवश्यंभावी है। पाकिस्तान में तानाशाही होने का परिणाम हमारे समक्ष है। विभिन्न राजनीतिक विचारधाराएं। विभिन्न राजनीतिक विचारधाराओं के कारण भी देशों में युद्ध आरंभ हो जाता है। यानी हर अलग अलग देश के अलग अलग विचारधाराएं होती है, जिसके कारण देशों में युद्ध शुरू हो जाता है। यदि दो पड़ोसी देशों में एक साम्यवादी विचारधारा को मान्यता प्रदान करता है और दूसरा देश प्रजातंत्रवादी या समाजवादी है, तब इन दोनों विचारधाराओं में साम्य नहीं हो पाता। उदाहरण के लिए चीन तथा भारत। साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद। साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद की नीति भी युद्ध को प्रोत्साहन देती है। एशिया तथा अफ्रीका में यूरोपीय राष्ट्रों द्वारा साम्राज्यवाद प्रसार के फलस्वरूप अनगिनत युद्ध हुए हैं। युद्ध के राजनीतिक कारणों में कारण है उग्र राष्ट्रीयता। उग्र राष्ट्रीयता की भावना के कारण एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र को हड़पने का प्रयास करता है। ऐसा राष्ट्र अपनी राष्ट्रीयता को सर्वोच्च बनाने का समर्थक होता है। शोषित राष्ट्रों द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयास। कभी कभी जब एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर दीर्घकाल तक शासन करके विजित राष्ट्रों के सम्मान को ठेस पहुंचाते हैं और उस राष्ट्र का शोषण करते हैं, तब शोषित राष्ट्र अपनी स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए युद्ध करने को उद्यत हो जाता है। राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि। कभी कभी एक राष्ट्र अपनी राष्ट्रीय शक्ति में वृद्धि करने के लिए भी साम्राज्य विस्तार की नीति अपनाता है। राष्ट्रीय हितों की पूर्ति। राष्ट्रीय हित अनेक प्रकार के होते हैं। प्रथम प्रकार खोए हुए प्रदेशों को पुनः प्राप्त करने की इच्छा है। पाकिस्तान ने 1948 तथा 1965 में कश्मीर को बलपूर्वक हस्तगत करने के लिए भारत पर आक्रमण किया। किसी भूभाग की महत्ता। कुछ भूभाग राष्ट्रीय शक्ति की अभिवृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, अतएव इस प्रकार के महत्वपूर्ण स्थानों को प्राप्त करने के लिए युद्ध की तैयारी होने लगती है। शस्त्रीकरण की नीति। इनके अतिरिक्त अन्य कारण राष्ट्रीय अपमान का प्रश्न, सैनिकवाद तथा समाचार पत्र है। समाचार पत्र किसी प्रश्न पर जनता की भावनाओं को इतना अधिक उत्तेजित कर देते हैं कि राजनीतिज्ञों को इसके समाधान के लिए युद्ध शुरू करना अनिवार्य यानी कंपलसरी लगने लगता है। इसके अलावा दूसरे राष्ट्र से भय तथा आशंका की भावना भी युद्ध के लिए उत्तरदायी हो सकती है। प्रथम विश्व युद्ध यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले ब्रिटेन जर्मनी द्वारा नौसेना का विस्तार करने में भयभीत था। युद्ध के आर्थिक कारण क्या होते हैं, चलिए जानते हैं। युद्ध के आर्थिक कारणों में भी विभिन्न कारण हैं, जैसे विभिन्न तत्व होते हैं, जैसे कि पूंजीवादी व्यवस्था के लिए युद्ध, कच्चे माल की आवश्यकता के लिए युद्ध, आर्थिक हितों की प्राप्ति के लिए युद्ध, युद्ध में हुई क्षति की पूर्ति के लिए युद्ध होता है, फिर शर्तों की अवहेलना पर भी युद्ध होता है। तो चलिए जानते हैं कि करके ये क्या है। पूंजीवादी व्यवस्था। साम्यवादियों के अनुसार पूंजीवादी व्यवस्था आर्थिक कारणों में प्रमुख कारण है। पूंजीवादी राष्ट्र दूसरे राष्ट्रों को शोषण करने के लिए युद्ध की तैयारी करते रहते हैं। कच्चे माल की आवश्यकता। कुछ औद्योगिक राष्ट्र जिनके पास कच्चे माल का अभाव रहता है, अपने कारखानों को चलाने के लिए कच्चे माल का उत्पादन करने वाले स्थानों पर अधिकार करने के लिए युद्ध करते रहते हैं। आर्थिक हितों की प्राप्ति। आर्थिक क्षेत्र में उन्नति से ही राष्ट्रीय हितों की अभिवृद्धि संभव है, अतः आर्थिक हितों की प्राप्ति के लिए युद्ध होते हैं। युद्ध में हुई क्षति की पूर्ति। युद्ध के समय अनेक राज्यों को क्षति उठानी पड़ती है, उस क्षति की पूर्ति के लिए भी कभी कभी युद्धों का होना अनिवार्य हो जाता है। शर्तों की अवहेलना। युद्ध के बाद विजय प्राप्त राष्ट्र पर मनमानी शर्तें लाद दी जाती है। युद्धोपरांत विजित राष्ट्रों पर मनमानी शर्तें लाद दी जाती है। ये शर्तें उस विजित देश का सभी क्षेत्रों में शोषण करने के लिए होती है। विजित राष्ट्र समय पाते ही इन शर्तों की अवहेलना करना शुरू कर देते हैं और विजेता देशों द्वारा अवरोध किए जाने पर युद्ध प्रारंभ हो जाता है। उदाहरण के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर
वर्साई की संधि का दुष्परिणाम था। जर्मनी ने इस संधि के अंतर्गत बलात् लादी हुई शर्तों की उपेक्षा प्रारंभ कर दी थी। शस्त्रों के व्यापारी अपने कारखानों के लिए बड़े ऑर्डर प्राप्त करने की दृष्टि से एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र के हथियारों का भय दिखाते हैं और उसकी शक्ति बढ़ने से रोकने के लिए शस्त्र खरीदने तथा युद्ध करने के लिए प्रेरणा देते हैं। शैतान का सिद्धांत। इस सिद्धांत की मान्यता है कि शस्त्रों के उत्पादकों, अंतर्राष्ट्रीय बैंकर्स तथा वॉल स्ट्रीट के पूंजीपतियों को युद्ध में अपना माल बहुत अधिक मुनाफे के साथ बेचने का अवसर प्राप्त होता है। इस प्रकार यह वर्ग मानव रक्त से मुनाफा कमाता है। मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक कारण, साइकोलॉजिकल एंड कल्चरल रीजंस। युद्ध के प्रमुख मनोवैज्ञानिक कारण इस प्रकार है। सुरक्षा का भय। प्रत्येक राष्ट्र को अपनी सुरक्षा का भय बना रहता है। इस भय से वह सैनिक गुटबंदियों को प्रोत्साहन देता है, जिससे अंततः युद्ध की स्थिति का जन्म होता है। विक्रम स्टेड का मत है, युद्ध भय की कल्पना में निहित होता है। प्रथम तथा द्वितीय युद्ध से पूर्व इसी प्रकार की संधियां की गई थी। युद्ध के लिए प्रेरणा। कभी कभी राजनीतिक नेता अपने देश के निवासियों को युद्ध की प्रशंसा के गीत सुनाते हैं। इससे राष्ट्रों को युद्ध करने की प्रेरणा मिलती है। साम्यवादी नीति। साम्यवादी नेता वर्ग संघर्ष के गीत गाते हैं। उनकी यह दृढ़ मान्यता है कि पूंजीवाद की दास्ता से युद्ध के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। संघर्ष की प्रकृति। मनोवैज्ञानिक तथ्यों से स्पष्ट होता है कि संघर्ष मानव की प्रकृति है। संघर्षमय जीवन ही मानव की कसौटी है। संसार में वे ही जीवित रह सकते हैं जो संघर्ष में अपने विरोधियों को पराजित कर दे यानी कि हरा दे। अज्ञानता। कुछ विद्वानों का कथन है कि बहुत से राष्ट्र एक दूसरे को ठीक प्रकार से नहीं समझते हैं, अतएव वे एक दूसरे के प्रति शंका करने लगते हैं। इस शंकापूर्ण वातावरण में ही युद्ध की तैयारियां होने लगती है। बदला लेने की इच्छा। कुछ मनोवैज्ञानिकों के अनुसार युद्ध का अत्यधिक महत्वपूर्ण कारण बदला लेने की इच्छा है। द्वितीय महायुद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका इस कारण सम्मिलित हुआ था क्योंकि वह पर्ल हार्बर पर जापानी आक्रमण का बदला लेना चाहता था। संग्रह करने की प्रवृत्ति। मनुष्यों में संग्रह करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति भी कभी कभी युद्ध को जन्म दे देती है। उदाहरण के लिए द्वितीय महायुद्ध में जर्मनी तथा इटली की भूमि लिप्सा ने युद्ध को जन्म देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। संपूर्ण युद्ध से क्या अभिप्राय है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। व्हाट इज अंडरस्टूड बाय टोटल वॉर। आपने जाना कि युद्ध क्या होता है, अब आप जानने वाले कि टोटल वॉर यानी संपूर्ण युद्ध क्या होता है। डिस्कस इट्स चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स। संपूर्ण युद्ध क्या है, इसका अर्थ और इसकी विशेषताएं। टोटल वॉर मीनिंग एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। संपूर्ण युद्ध का अर्थ। मीनिंग ऑफ टोटल वॉर। संपूर्ण युद्ध उस युद्ध को कहते हैं जिसमें जनता अधिकांशतः भाग ले और युद्ध के परिणामों से प्रभावित हो। इस प्रकार के युद्ध में प्रयुक्त साधन भी अपेक्षाकृत अत्यंत व्यापक होते हैं। समग्र युद्ध की विशेषताएं। तो संपूर्ण युद्ध जो होता है क्या होता है, संपूर्ण युद्ध उस युद्ध को कहते हैं जिसमें जनता जो है ज़्यादातर भाग ले और युद्ध के जो परिणाम होते हैं उससे वो जनता जो है प्रभावित हो। इस प्रकार के युद्ध में प्रयुक्त साधन भी अपेक्षाकृत अत्यंत व्यापक होते हैं। समग्र युद्ध की विशेषताएं। समग्र युद्ध की विशेषताएं इस प्रकार है। जनमत की एकरूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ पब्लिक ओपिनियन। संपूर्ण युद्ध में संबद्ध राष्ट्र की संपूर्ण जनता समान राष्ट्रीय भावनाओं से प्रेरित होकर एक मत से अपने हितों की रक्षा के लिए शत्रु के साथ युद्ध करने के लिए प्रेरित होती है। जनमत द्वारा योगदान, कंट्रीब्यूशन बाय पीपल। आधुनिक युद्ध किसी राष्ट्र की संपूर्ण जनता का दूसरे राष्ट्र की संपूर्ण जनता के विरुद्ध युद्ध है, अतएव आक्रामित या पीड़ित राष्ट्र अपने हितों की रक्षार्थ लड़ता है। अधिकांश जनता प्रभावित, मेजॉरिटी ऑफ द पीपल्स अफेक्टेड। प्राचीन काल में युद्ध दो राज्यों में सेनाओं के मध्य होते थे। राज्यों की जनता अप्रभावित रहती थी। उस समय किसान अपनी कृषि में लगा रहता था और सैनिक लड़ाई में व्यस्त रहते थे। वर्तमान समय में शस्त्रों का स्वरूप परिवर्तित हो जाने तथा उनके दूरगामी हो जाने के कारण युद्ध क्षेत्रों के साथ साथ देश के आंतरिक, सामरिक तथा गैर सामरिक रूप से महत्वपूर्ण ठिकानों पर भी आक्रमण किए जाते हैं। व्यापक साधन, वाइड रेंज ऑफ मीन्स। संपूर्ण युद्ध में प्रयुक्त साधन अत्यंत व्यापक होते हैं। युद्ध का मुख्य उद्देश्य शत्रु को पराजित करना होता है। इन युद्धों में भयंकर तथा खतरनाक पदार्थों का निसंकोच प्रयोग किया जाता है। सैनिक तथा असैनिक के मध्य
भेद पूर्णतया मिटा दिया जाता है। राष्ट्रीय हित से प्रेरित, इंस्पायर्ड बाय नेशनल इंटरेस्ट्स, जनता को युद्ध में भाग लेने के लिए प्रेरित करने वाले तत्व सांस्कृतिक एकता से प्रभावित होते हैं, किंतु इन सांस्कृतिक तत्वों के पीछे एक रूपता का जो भाव कार्य करता है वह राष्ट्रीय हितों से अनुप्रेरित है। कूटनीति का प्रयोग, यूज ऑफ डिप्लोमेसी। संपूर्ण युद्धों में नैतिकता अनैतिकता के मध्य कोई अंतर नहीं होता। युद्ध के नियमों का निर्माण राष्ट्रीय हितों या शासक वर्ग के हितों के दृष्टिगत किया जाता है। इन नियमों का निर्माण करने में भी राष्ट्र स्वयं ही स्वतंत्र है। इस प्रकार के नियमों को कूटनीति की संज्ञा दी जाती है। यह कूटनीति राष्ट्रीय हित को दृष्टिगत रखकर अपनाई जाती है। कूटनीति जो है राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखकर अपनाया जाता है। सभी साधनों का औचित्य, जस्टिफिकेशन ऑफ ऑल द मीन्स। संपूर्ण युद्धों में युद्ध के सभी साधनों को न्यायोचित ठहराया जाता है। प्रत्येक राष्ट्र युद्ध के समय स्वयं द्वारा अपनाए जाने वाले साधनों तथा प्रयुक्त नीतियों को न्यायोचित ठहराता है तथा शत्रु राष्ट्र की प्रत्येक नीति को अनुचित ठहराता है। यह कार्य करके वह अन्य राष्ट्रों के सम्मुख अपना पक्ष ऊंचा तथा शत्रु राष्ट्र का पक्ष नीचा करने का प्रयास करता है और अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाता है। सैनिकों में आत्मगौरव तथा प्रतिष्ठा, द सेंस ऑफ सेल्फ प्राइड एंड ऑनर इन द सोल्जर्स। प्राचीन काल में सेना में प्रायः वे लोग भर्ती किए जाते थे जिनको लंबा कारावास दिया गया हो या जो मृत्यु दंड के अपराधी हो। ऐसे सैनिकों का नैतिक स्तर कम होता था, किंतु आज सैनिकों को कर्तव्यपरायणता, उच्च चरित्र तथा अन्य गुणों के आधार पर ही सेना में भर्ती किया जाता है। सैनिकों को अनुशासन, देश प्रेम और देशभक्ति का पाठ पढ़ाया जाता है। जनता का युद्ध, वॉर ऑफ मासेस। संपूर्ण युद्ध न केवल जनता के लिए ही लड़ा जाता है बल्कि जनता द्वारा भी लड़ा जाता है। इस युद्ध से संपूर्ण जनता प्रभावित होती है और संपूर्ण जनता ही योगदान देकर राष्ट्रीय सुरक्षा की व्यवस्था करती है। युद्धों का यंत्रीकरण। वर्तमान समय में युद्धों का यंत्रीकरण हो गया है। इसमें संपूर्ण जनता भाग लेती है, चाहे वह मोर्चे पर हो अथवा नहीं। कुछ लोग सैनिकों के रूप में भाग लेते हैं, कुछ लोग युद्ध में प्रयोग आने वाली सामग्री का निर्माण करते हैं, कुछ व्यक्ति सैनिक स्थलों में लड़ने वाले सैनिकों के लिए उपयोगी सामान पहुंचाने में सहायक होते हैं। नागरिकों की हत्या। पहले युद्धों में केवल लड़ाकू सैनिकों की हत्या की जाती थी। नागरिकों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाता था, किंतु संपूर्ण युद्ध में चूंकि संपूर्ण जनता भाग लेती है, अतः नागरिकों की भी निर्मम हत्या कर दी जाती है। जनवरी-फरवरी 1991 में इराक में लड़ा गया खाड़ी युद्ध इसका उदाहरण है। असुरक्षा की भावना, फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी। आधुनिक युद्ध असुरक्षा की भावना को जन्म देता है। इन युद्धों के कारण सभी राष्ट्रों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाता है। इराक द्वारा कुवैत के कुओं में आग लगाने से संपूर्ण विश्व प्रभावित हुआ तथा वायु और समुद्र का पर्यावरण प्रदूषित हुआ। कार्यवाही की शीघ्रता, रैपिडिटी इन एक्शन। पहले युद्धों में घटनाओं का प्रसार शीघ्रतापूर्वक नहीं होता था। घटनाएं घटित हो जाने पर उनकी सूचना देर से पहुंचती थी, किंतु आज तीव्रगामी संचार साधनों के कारण थोड़ी देर बाद ही सूचना का प्रसारण रेडियो आदि द्वारा हो जाता है और सरकार शीघ्र ही घटना स्थल पर पुलिस या सेना भेज देती है। तकनीकी साधनों का उपयोग, यूज ऑफ टेक्निकल मीन्स। संपूर्ण युद्धों में तकनीकी साधनों का प्रयोग होता है। तकनीकी साधनों से समृद्ध राष्ट्र विश्वव्यापी साम्राज्य की स्थापना कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युद्ध के सिवाय अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के शांतिपूर्ण तथा बाध्यकारी साधनों का विवरण दीजिए। यानी अंतर्राष्ट्रीय विवाद जो होते हैं ना, उसके समाधान के लिए युद्ध का तो इस्तेमाल किया ही जाता है, लेकिन इसमें पूछा गया है कि युद्ध के अलावा जो शांतिपूर्ण तथा बाध्यकारी साधन का इस्तेमाल होता है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने में, उनका वर्णन करना है। ठीक है, डिस्कस द एमिकेबल एंड कोर्सिव मेथड्स फॉर सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स अदर देन वॉर। युद्ध के अतिरिक्त राष्ट्रीय विवादों के समाधान के अन्य साधन, अल्टरनेटिव मीन्स फॉर द सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बिसाइड्स वॉर। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान के साधनों को दो वर्गों में विभक्त किया गया है। पहला शांतिपूर्ण साधन और दूसरा बाध्यकारी साधन। शांतिपूर्ण साधन इस प्रकार है, समझौता, वार्ता, नेगोशिएशंस। शांतिपूर्ण साधन जो है अंतर्राष्ट्रीय विवादों को निपटाने के लिए वे इस प्रकार है, समझौता, वार्ता, नेगोशिएशन। विश्व के प्राय समस्त राज्यों में परस्पर राजनयिक अभिकर्ता ग्रहण करने
तथा भेजने की व्यवस्था है। राष्ट्रों के मध्य समस्याएं उठने पर संबंधित राजनयिक अभिकर्ता पारस्परिक वार्ता द्वारा इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करते हैं। राजनयिक अभिकर्ताओं के मध्य वार्ता के सफल न होने पर उच्च स्तरीय वार्ता की जाती है। कभी कभी दोनों पक्ष अड़ जाते हैं, जिसके कारण वार्ता असफल हो जाती है। कश्मीर के मुद्दे पर भारत पाक वार्ताएं इसका उदाहरण है। समझौता भी अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान में शांतिपूर्ण साधन का एक साधन है, महत्वपूर्ण साधन है। समझौता कॉन्सिलेशन, इस विधि में समझौते में तीसरा पक्ष संघर्षरत राष्ट्रों के मध्य में पड़कर शांतिपूर्ण समाधान कराने का प्रयास करता है। ओपेनहाइम के अनुसार यह झगड़े के समाधान की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह काम कुछ व्यक्तियों के आयोग को दिया जाता है। यह आयोग दोनों पक्षों के आरोपों की सुनवाई करता है तथा विवाद का समाधान करने के तात्पर्य से तथ्यों के ऊपर अपना प्रतिवेदन यानी रिपोर्ट देता है। इस विवाद के समाधान के लिए कुछ प्रस्ताव रखे जाते हैं। प्रस्ताव को स्वीकार करना अथवा न करना पक्षों पर निर्भर करता है। सत्सेवा गुड ऑफिस, जब संघर्षरत दो राष्ट्रों के मध्य विवाद के संबंध में कोई समाधान नहीं हो पाता तब इनके मध्य तीसरा राष्ट्र अपनी सेवाएं प्रस्तुत कर सकता है जिससे कि संघर्ष से बचा जा सके। सत्सेवा का अभिप्राय संघर्षरत राष्ट्रों को एकत्र करके बिना वार्ता में भाग लिए ही समाधान की विधि के सुझावों के आदान प्रदान से है। सत्सेवा समझौते से इस बात में भिन्न है कि इसमें तीसरा राज्य केवल समाधान के लिए अपनी सेवाएं अर्पित करता है, वह प्रत्यक्ष रूप से वार्ता में भाग नहीं लेता। पंच निर्णय आर्बिट्रेशन, पंच निर्णय का अभिप्राय राज्य के मतभेदों का समाधान विधि के निर्णयों द्वारा किया जाता है। यह दोनों पक्षों द्वारा नियुक्त किए गए पंचों के न्यायाधिकरण द्वारा होता है। यह न्यायाधिकरण अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से भिन्न होता है। अंतर्राष्ट्रीय जांच आयोग इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी, यह आयोग विवादों के संबंध में जांच पड़ताल का कार्य करता है। इस आयोग द्वारा जांच पड़ताल किए जाते समय शत्रुतापूर्ण कार्य स्थगित रहते हैं। अधिनिर्णय, वे निर्णय जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक संस्थाओं द्वारा किए जाते हैं अधिनिर्णय कहलाते हैं। वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के निर्णय अधिनिर्णय कहलाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस, यूएनओ, कभी कभी संयुक्त राष्ट्र संघ भी विवादों के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। बाध्यकारी साधन, बाध्यकारी साधनों का उपयोग उस अवस्था में किया जाता है जब अंतर्राष्ट्रीय विवादों के समाधान करने में मैत्रीपूर्ण साधन सफल नहीं हो पाते। ओपेनहाइम के अनुसार मतभेदों के समाधान के बाध्यकारी साधन वे होते हैं जिनमें बाध्यता का कुछ अंश होता है। इनका प्रयोग एक राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध इस उद्देश्य से करता है कि वह पहले राज्य द्वारा अनिवार्य रूप से मतभेद के समाधान को स्वीकार कर ले। इन साधनों का प्रयोग करते समय दौत्य संबंध अप्रभावित रहते हैं। शक्ति का प्रयोग सीमित मात्रा में किया जाता है। प्रमुख बाध्यकारी साधन इस प्रकार है। प्रतिकर्म अथवा प्रतिकार, प्रतिकर्म से अभिप्राय प्रत्युत्तर की कार्यवाही होती है जो कि एक राज्य दूसरे राज्य की शत्रुतापूर्ण कार्यवाहियों के प्रतिकार स्वरूप करता है। दूसरे शब्दों में प्रतिकार स्वरूप कार्यवाही करने वाला राज्य अपराधी राष्ट्र के विरुद्ध उसी प्रकार का व्यवहार करता है जिस प्रकार का व्यवहार अपराधी राष्ट्र उस राष्ट्र के नागरिकों के साथ करता है। राजदूतों को वापस बुलाना, राजकर अथवा अन्य करों तथा रियायतों को वापस लेना इसके उदाहरण है। प्रत्युपकार अथवा प्रत्युपहार, स्टार्क के प्रत्युपकार का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए कहा है। स्टार्क ने प्रत्युपकार का अभिप्राय स्पष्ट करते हुए कहा है कि प्रत्युपकार में ऐसे कार्य आते हैं जिनमें कुछ राज्य दूसरों के विरुद्ध प्रतिकारात्मक कार्यवाही करते हैं एवं जिनका अभिप्राय क्षति निवारण होता है। इस प्रकार यह प्रतिशोध की एक कार्यवाही है। लॉरेंस के अनुसार प्रत्युपकार के 4 प्रकार होते हैं। पहला, सकारात्मक प्रत्युपकार, पॉजिटिव रिप्राइसल। सकारात्मक प्रत्युपकार में समान प्रतिरोध आता है। निषेधात्मक प्रत्युपकार में समान प्रतिरोध आता है। विशेष प्रत्युपकार से क्षतिग्रस्त व्यक्ति को अपनी हानि का स्वयं निवारण करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। सामान्य प्रत्युपकार के अंतर्गत अन्य राज्यों की संपत्ति जब्त करना, जलयानों या वायुयानों को रोकना आदि आते हैं। इन उपायों
ये उपरोक्त उपाय किसी अपराधी राज्य तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके नागरिकों पर भी प्रयुक्त किया जाता है। वैमनस्यपूर्ण प्रतिरोध। इसके अंतर्गत वैमनस्यपूर्ण प्रतिरोध के अंतर्गत क्षतिग्रस्त राष्ट्र दूसरे अपराधी देशों के जलयानों को अपने बंदरगाहों में प्रवेश करने अथवा बंदरगाहों के बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा देता है। शांतिपूर्ण नाकाबंदी, पैसिफिक ब्लॉकेड। इसमें क्षतिग्रस्त राज्य दोषी राज्य के बंदरगाहों में उसके जलयानों का घेराव कर क्षतिपूर्ति के लिए बाध्य करता है। हस्तक्षेप, इंटरवेंशन। जब दो राष्ट्रों के मध्य विवाद उत्पन्न हो जाता है, तब तृतीय राष्ट्र एक मध्यस्थ के रूप में हस्तक्षेप कर अपनी शक्ति के बल पर राष्ट्रों का विवाद समाप्त करने पर बल देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर के अनुसार बाध्यकारी साधन प्रायः अनुचित होते हैं। चार्टर में केवल उन बाध्यकारी साधनों की अनुमति प्रदान की गई है जो किसी राष्ट्र की अखंडता अथवा स्वतंत्रता पर आघात न करते हो। चार्टर की धारा 2(3) के अंतर्गत सदस्यों को यह अधिकार प्राप्त है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा तथा न्याय के लिए कोई खतरा उत्पन्न न हो।